एक दरी सजाई जाएगी, दरी के ऊपर चौकी, चौकी के ऊपर नारियल, फिर एक जादुई झड़ी, थोड़ी सी पूजा सामग्री और फिर विराजमान होंगे चमत्कारी बाबा। दावा यह कि बाबा बजरंग बली की पूजा करेंगे, जमीन के भीतर पानी का पता लगाएंगे। बाबा का चेला किसी रडार की तरह हाथ में अगरबत्ती लेकर पूरे खेत में घूमेगा और खेत के जिस हिस्से में पानी होगा, इधर नारियल पर बैठा आदमी घूमने लगेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, लगातार, बार बार, और जब नारियल घूमेगा तो जमीन से पानी निकलेगा। चमत्कार का एक ऐसा दावा जो 150 साल से चला रहा है, लेकिन आज उस दावे से लड़ेगी, बाबा की शक्तियों से भिड़ेगी न्यूज 18 इंडिया की टीम। अगर दावा सच हुआ तो चमत्कार की कहानी का डंका हम भी पीटेंगे, और दावा झूठ निकला तो हकीकत पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो चलिए आज दो दो हाथ करते हैं नारियल बाबा की उन अद्भुत शक्तियों से। आधी हकीकत आधा फसाना। बाबा का दावा है कि उनके पास बजरंग बली की एक अद्भुत शक्ति है। वो नारियल और अगरबत्ती के दम पर जमीन में पानी का पता लगा लेते हैं। बाबा का दरबार लगता है, एक शख्स नारियल पर बैठता है और दूसरा अगरबत्ती जलाकर खेत में चलने लगता है। अगरबत्ती वाला शख्स जब खेत के पानी वाले हिस्से में पहुंचता है तो नारियल पर बैठा आदमी अचानक घूमने लगता है। ये सब कुछ ऐसे होता है मानो वो नारियल और अगरबत्ती कोई वैज्ञानिक यंत्र हो। दावे के मुताबिक बाबा बिना खुदाई किए, बगैर किसी उपकरण के, बिना किसी सर्वे के जमीन की गहराइयों में छुपे पानी को देख लेते हैं। और यह सब होता है नारियल बाबा की दिव्य शक्ति से, जिसकी हकीकत जानने हमारी टीम राजस्थान के जोधपुर पहुंची। आप कहेंगे कि मैंने ये बेवकूफ़ी क्यों की? भाई मैंने बेवकूफ़ी इसलिए की क्योंकि मेरे पास ये औजार है और इस औजार से मैं इस रेत में कहां पर पानी है ये आसानी से पता लगा सकता हूं। अब आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है? जनाब, जब मैं दिल्ली में था तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मुमकिन है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ जोधपुर के पास एक ऐसा शख्स है जो नारियल के जरिए जमीन में छिपे पानी का पता लगा सकता है। कैसे घूमता है ये नारियल? घूमता है या इसे घुमा दिया जाता है? इससे भी बड़ा चमत्कार का दावा ये कि बिना किसी यंत्र का इस्तेमाल किए केवल नारियल और अगरबत्ती के दम पर बाबा जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मौजूद पानी का पता लगा लेते हैं। अब ये कोई ट्रिक है या बाबा की अद्भुत शक्ति? इसका पता लगाने के लिए हमारी टीम राजस्थान के जोधपुर पहुंची। जोधपुर में नारियल बाबा काफी मशहूर है। लोगों ने बताया कि वो शहर के शोर में नहीं, रेगिस्तान के सन्नाटे में मिलेंगे, जिनकी तलाश में हमारी टीम रेगिस्तान में पहुंची थी। कुछ देर भटकने के बाद रेतीले तूफान में एक शख्स दिखाई दिया। शायद वही बाबा थे जिनकी हमें तलाश थी। नमस्कार। आपके बारे में बहुत सुना है, लोगों ने बताया कि आप यहाँ टीले पर बैठे होते हैं। तो क्या साधना चल रही है? इस तूफान में कौन सी साधना चल रही थी वो तो नहीं पता, लेकिन बाबा ने बताया कि उनके पास एक अद्भुत शक्ति है। इसका नाता महाबली हनुमान से है। बाबा जी, जो ये बताते हैं लोग कि आप नारियल घुमाते हैं, हाँ जी, क्या है नारियल घुमाने का? नारियल घुमाना का आइडिया है कि ये भगवान जो बालाजी महाराज की कृपा है, बालाजी का जो जल चक्र है, तो बालाजी का जो इष्ट पका होता है और बालाजी जो इष्ट है वो नारियल घूमता है। तो कभी राक्षस है भी घूमता है, तो जहाँ जो जल है, पानी है, वहाँ घूमता है, और कभी घूमता नहीं। अब हम इस रेत के टीले पे बैठे हुए हैं। हाँ जी, चारों तरफ रेत है, इसके नीचे पानी है कहीं? बिल्कुल। पानी अगर है तो वो तो मशीन से पता लगेगा, आप कैसे पता लगा लेते हैं?
वो मुझे पता नहीं, बालाजी की अनुकृपा, वो नारियल जो बालाजी की कृपा से होता है। हाँ। बालाजी को भाकर को उठा लिया, पहाड़ को उठा लिया, और फिर जमीन को क्या बाहर है, वो ऐसी सतह होता है। महावीर है बालाजी जो जल चक्र है, और संसार में सबसे महावीर बड़ा हुआ। मतलब अगर वो पहाड़ उठा सकते हैं तो वो आपको ये भी बता सकते हैं कि पानी कहाँ पर है। बिल्कुल। सवाल यह खड़ा होता है कि बाबा को यह शक्ति मिली कहां से। पूछने पर बाबा ने बताया कि बाप दादा के जमाने से ये चमत्कार उनका परिवार करता आ रहा है। अब हमने तो 15-20 साल हो गए, और हमारे जो पिताजी ने और दादाजी ने आज 40 साल पहला जो नारियल घुमाया, ट्यूबवेल कराया, तब मैंने देखा, और देखा कि मैंने वो करने लगे। हमने वो चमत्कार देखने की बात कही। बाबा ने एक पता दिया, कहा कल वो कैमरे के सामने एक सूखे खेत में नारियल घुमाकर पानी का पता लगाकर दिखाएंगे। सामान की लिस्ट देकर वो चले गए। बाबा की बातों में हमारे लिए एक चुनौती थी, लेकिन अभी हमें कई काम करने थे। हमारी टीम ने कुछ जानकारों से मुलाकात की। ये पिछले कई साल से राजस्थान में पानी खोजने का काम वैज्ञानिक तरीके से करते आ रहे हैं। नारियल बाबा से जुड़े हमारे पहले ही सवाल पर ही ये हंस पड़े। जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो एक नारियल है, हाँ। उसका तो जमीन से कोई टच ही नहीं है। वो नारियल एक चौकी पे रखा हुआ, उसके ऊपर एक आदमी बैठ गया। तो क्या वो वाकई बता सकता है कि पानी कहाँ पर होगा? आप मुझसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो आदमी कैसे बता सकता, वो ये हमें उससे पूछना पड़ेगा कि भाई तुम किस बेसिस पे बता रहे हो। देन ही टॉक्स ऑफ द सिक्स्थ सेंस, या ही हैज़ दैट। तो देर आर पीपल जो बहुत मेडिटेशन और आई डोंट नो, मैं ऐसे जो मेरा थोड़ा बहुत जो मैं उस सब के बेसिस पे वो ये कुछ उनको अंदाज़ लग जाता हो कि भाई इसके नीचे पानी हो सकता है कोई। पर आज तक अभी साइंस में ऐसा कुछ नहीं आया कि हम यहाँ खड़े खड़े कुछ फील करें और हम कहें कि इसके नीचे पानी है या नहीं है। और कई बार ऐसा भी हुआ है, बहुत से, मतलब मैं कितना बताऊँ, इतने सालों से हम ये कहा कि जहाँ नारियल से बताया गया वहाँ खाली भी निकला। जो ये काम करते हैं उनको कहते हैं सीरवे और भोपे। हाँ, इनमें क्या होता है मैं बताऊँ आपको, ये लोग सिक्स सेंस यूज़ करते हैं। कुछ सीरवे भोपे क्या करते हैं, नदी है या पहाड़ से आ रही है या देख रहे हैं मिट्टी विट्टी है, उसी अंदाजे में पॉइंट दे देते हैं और वो सक्सेस हो जाता है, उनका नाम हो जाता है। कोई डिफ़िकल्ट, ये कभी किसी को मना नहीं करते। जो एरिया हम रिजेक्ट करके आते हैं कि यहाँ पानी नहीं है या इतना खारा है कि इससे खेती नहीं हो सकती, इससे आप पानी पी नहीं सकते, कोई भी सीरवा भोपे को आप ले जाओ, भले नारियल वाले को ले जाओ अपने खेत में, कभी ये नहीं कहेगा कि यहाँ पानी नहीं है, कहेगा पानी है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं घूमेगा, यहाँ घूम गया। और वो कैसे घुमाता है, ये उनकी टेक्निक है। इसी जानकारों के मुताबिक नारियल वाले बाबा का काम पूरी तरह से ट्रिक, अंदाजे और भ्रम फैलाने पर आधारित है। फिर हमारी मुलाकात उन किसानों से हुई जिन्होंने बाबा की मदद से खेत में बोरिंग कराई थी। ये आपने करवाया था क्या? नारियल घुमवाया था आपने? पहले नारियल घुमाया, फिर गाड़ी को बुलवाई, बोर करवाने के बाद में देखा, तो फिर पंप सेट लगवाया। लगाने के बाद में इतना ताज़ा पानी चल रहा है और आपके आँख के सामने नाला चल रहा है, इसमें तो कोई दो ही रहा ही नहीं है। तो नारियल घुमा के बनवाई। पानी तो बहुत आ रहा है आपके यहाँ, जबकि आसपास तो मुझे बता रहे थे कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, कई जगह नहीं होता है। जैसे 10 जगह नारियल घुमाते हैं, 9 के पानी होता है, एक नहीं होता है, उनके नसीब नहीं होगा। ये जो नारियल घूमने का सिलसिला है, इसमें कितनी सच्चाई है, होता है क्या? इसमें करीब करीब सच्चाई है। अच्छा, हाँ ठीक है, ज़्यादा कम पानी पता नहीं पड़ता है, पानी जरूर होता है। हाँ, मतलब अगर नारियल घूम रहा है तो पानी जरूर होगा। होवे, पर ज़्यादा कम रिठा नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा है, ऊंडा है, सेवा है, पानी जरूर है, हाव खाली नहीं जाती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वैसे भी घूम जाता है। हाँ हाँ, वह जुट्टा पानी होता है जरूर। चमत्कार से जुड़ा हर पक्ष हमारे सामने था। एक पक्ष नारियल बाबा को तिकड़मी बता रहा था, तो दूसरा पक्ष बाबा को गलत बताने वालों को झूठा बता रहा था। सच क्या है, यह हमें पता करना था।
बाबा ने चमत्कार दिखाने के लिए कल बुलाया था। उससे पहले हमें वो सामान खरीदना था जिसकी लिस्ट बाबा ने थमाई थी। तो आप और हम जब ट्यूबवेल की खुदाई करवाते हैं तो हार्डवेयर की दुकान पे जाते हैं, मोटर खरीदते हैं, पाइप खरीदते हैं, बट यहाँ पर हिसाब दूसरा है। एक लिस्ट बना के दी थी पंडित जी ने मुझको, और इसके अंदर बहुत सारा सामान है। पूजा की सामग्री है, अगरबत्ती है, कपूर है, कुमकुम है, बहुत सारी चीज़ें, कस्तूरी है। तो ये पूरी एक लिस्ट है और वो सामान ले लेते हैं ताकि फिर वो पूजा शुरू करवाई जा सके। भाई साहब ये सामान दे दीजिए थोड़ा सा पूजा का, क्या क्या है इसमें। इस इलाके में सबको पता है कि ये जो सामान लिया जा रहा है वो किस लिए लिया जा रहा है। ये पूजा का सामान है सारा। अच्छा, तो वो नारियल वाली पूजा यहाँ पे हर किसी को पता है, मतलब कोई भी ज़मीन का सर्वे नहीं करवा रहा है, सबको पता है कि यहाँ पे क्या होना है। थोड़ी ही देर में बाबा का बताया वो सारा सामान हमारे सामने था। उस दिव्य साधना से जुड़ा हर सामान अब हमारे पास था। बाबा भी तैयार थे, यानी चमत्कार का खेल शुरू होने वाला था। क्या नारियल घूमेगा, अपने आप घूमेगा, या उसे किसी ट्रिक से घुमा दिया जाएगा? बाबा की बताई जगह से पानी निकलेगा भी या नहीं? अगर चमत्कार का दावा सच निकला तो विज्ञान के पास इसका क्या जवाब होगा? चमत्कार से जुड़ी हर तस्वीर अब सामने आने वाली थी, जिसके लिए हमारी टीम बाबा की बताई जगह पर पहुंच गई। पार पोखरा कुआ बावड़ी नाडी अर तालाब राखजे, पार पोखरा कुआ बावड़ी नाडी अर तालाब राखजे, पानी आडी पाड़ राखजे, तू जलरी रुखवाड़ राखजे। नदी, नाली, कुआं, जहां पर भी पानी है उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि पानी है तो जिंदगी है। ये जो दो लाइनें अपने आपने सुनी, इनका मतलब यही है, और यही मारवाड़ के इस इलाके की हकीकत भी है। पानी है तो जिंदगी है, और पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पानी ज़मीन के नीचे कहाँ पर है और उसे कैसे निकाला जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ पर सैकड़ों सालों से लोगों के जहन में सबसे ऊपर है। पानी को तलाशना, पानी को तलाशने का एक ऐसा तरीका जिसके बारे में हमें यहाँ आकर पता चला। नारियल पर एक आदमी बैठता है, वो नारियल घूमने लगता है, तो इसका मतलब पानी वहाँ पर मौजूद है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या नारियल अपने आप घूम सकता है, और क्या नारियल के घूमने से पानी का पता लगाया जा सकता है? आइए देखते हैं। जिस जोधपुर के मारवाड़ की सुबह पानी की किल्लत से शुरू होती है, वहां एक बाबा नारियल की मदद से पानी निकालते हैं। दावा हैरत अंगेज था, जिसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम बाबा की बताई जगह पर पहुंच गई। वहां नारियल बाबा अपनी साधना में लीन थे। कुछ लोग पूजा के लिए आग जलाने में जुटे थे। एक कितने बड़े खेत में अगर मुझे पानी तलाशना हो तो अब या तो मैं सर्वेयर्स को लेकर आऊं, अब वो सर्वेयर्स आएँ और वो जाके इस खेत के एक एक इंच के हिस्से को नापें और उसमें देखें कि कहाँ कहाँ रडार से पानी का पता लगाएं, जो अर्थ सेंसिंग मशीन्स होती हैं उनसे पता लगाएं। इतना पैसा लोगों के पास होता नहीं है। तो दूसरा क्या तरीका है? नारियल घुमाने का। नारियल कैसे घूमेगा, वो पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है। करीबन 1,500 रुपये का सामान आया, जैसे मैंने कल सामान लिया था। 1,500 रुपये का सामान आता है, और उस 1,500 रुपये के अंदर बाबा जी की भी फीस थोड़ी बहुत ऐड कर लीजिए, तो आप इतने बड़े खेत में ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह मुनासिब है, कहाँ पर ज़मीन में पानी मौजूद है। यही काम अगर आप साइंटिफिकली करेंगे, मशीनों के ज़रिए करेंगे, तो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। अब आप सोचिए कि ये पूरा इकोनॉमिक्स का खेल है। एक तरफ ये काम थोड़े से पैसों में हो जा रहा है, और एक तरफ बहुत बड़ी रकम लगानी पड़ रही है। बाबा अपनी तैयारी में जुटे थे। सारी तैयारी के बाद पूजा की चौकी पर एक नारियल रख दिया गया। ये वो नारियल नहीं था जिस पर बैठकर इंसान घूमेगा, उसके लिए दूसरा नारियल था। तो ये वो नारियल है बाबा जिस पर घूमेंगे? हाँ, ये घूमने वाला नारियल है। अच्छा, चौकी पे रखेंगे, हाँ, इस पे बैठेंगे तब ये घूमेगा। अच्छा, तो नारियल कैसे घूम सकता है? इसमें कोई पहिया तो लगा नहीं है?
और नारियल घूमेगा, ये बालाजी की अनुकृपा है। बालाजी रिश्ते हैं जो घूमता है, जहाँ जमीन पे पानी होता है जहाँ जहाँ घूमता है। अच्छा, जहाँ पर जमीन पे पानी होगा वहाँ पर नारियल घूमने लगेगा, पानी नहीं होगा तो नारियल नहीं घूमेगा। बाबा ने दूसरी चौकी तैयार की। उस नारियल को चौकी पर रख दिया। कुछ देर बाद अगरबत्ती भी जला दी गई। अब सारी तैयारी हो चुकी थी, यानी बाबा के लफ्जों में चमत्कार अब होने ही वाला था। तो इस पूरे जो प्रोसेस है वो अब फाइनल स्टेजेस पर है, इनफैक्ट एग्जीक्यूशन के स्टेज पर है। नारियल तैयार है चौकी पर और 2 लोगों की ज़रूरत होती है इसके अंदर। तो एक ये है जो अगरबत्ती को लेके इस पूरे खेत में घूमेंगे और जहाँ पर भी पानी होगा ज़मीन में वहाँ पर ये नारियल पे मौजूद रहेंगे। तो नारियल घूमने लगेगा, नारियल घूमने लगेगा, बिल्कुल घूमेगा। सबको यकीन है कि नारियल घूमेगा। तो आप जो है आप पूरे खेत का चक्कर लगाएंगे। पंडित जी पूरे खेत का चक्कर लगाते रहेंगे ना? हाँ जी। अच्छा, ये पूरे खेत का चक्कर लगाते रहेंगे। तो आप शुरू करिए उधर से और फिर आप नारियल पे बैठिएगा। एक आदमी अगरबत्ती लेकर खेत के हर कोने में घूमने लगा। दूसरा आदमी नारियल पर बैठ गया। सो आगे सो देव प्रभु मंत्र का डारो। अब एक साथ 3 चीजें हो रही थी। बाबा मंत्र बुदबुदा रहे थे, एक इंसान नारियल पर बैठा था और तीसरा अगरबत्ती लेकर खेत में घूम रहा था। खेत वाला इंसान एक तरफ गया, नारियल में कोई हरकत नहीं हुई। दूसरे कोने में गया, नारियल में कोई हरकत नहीं हुई। फिर तीसरी तरफ, लेकिन नारियल शांत रहा। ऐसा करते करते काफी वक्त गुजर गया, लेकिन नारियल टस से मस नहीं हुआ। देखिए, बहुत देर से हम सब लोग वेट कर रहे हैं लेकिन नारियल नहीं घूम रहा है। और मान्यता यही है, जैसे बार बार बाबा जी कह रहे हैं कि अगर पानी होगा ज़मीन के नीचे तो ही नारियल घूमेगा। मतलब ये कोई ऐसा खेल नहीं है मदारी का कि आप नारियल पे बैठे और घूमने लगे हैं, उसके नीचे कोई सिस्टम लगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि एक प्रोसेस है, अगर ज़मीन के नीचे पानी होगा तभी नारियल घूमेगा। अब वो जो आदमी है जो अगरबत्ती लेके टहल रहे हैं, वो जब उस स्पॉट पे पहुंचेंगे जहाँ पर पानी होगा, मतलब वो यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं और चलते 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 अगर वो इस स्पॉट पे पहुँचे और इस स्पॉट पे अगर पानी है तो नारियल घूमेगा। अगर इस स्पॉट पे भी पानी नहीं है तो नारियल नहीं घूमेगा। चमत्कार नहीं हुआ, नारियल नहीं घूमा। अब इसके 2 ही मतलब निकलते हैं, या तो खेत में पानी नहीं है या बाबा का दावा झूठा है। परेशान बाबा ने उठकर पूरा जायजा लिया। लोगों से कुछ कहा, कुछ पूछा, फिर बताया कि नारियल आखिर क्यों नहीं घूम रहा है। खेत में काफ़ी दूर चले गए थे, लेकिन अब पता चला कि वो उनके पास अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी, तो अगरबत्ती देकर आते हैं तभी। ये पूरा प्रोसेस कनेक्टेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो सारी चीज़ अधूरी हो जाएगी। अब अगरबत्ती नहीं थी तो प्रोसेस रुक गया अपनी जगह पे। आइए अगरबत्ती देकर आते हैं। अगरबत्ती ख़त्म हो गई थी। अच्छा, ये लीजिए। वो हवा इतनी ज़्यादा है कि ये अगरबत्ती बुझ गई थी, तो इसी वजह से वहाँ पे नारियल घूमना बंद हो गया। और हम सोच रहे हैं कि पानी की दिक्कत है या क्या है। अब वो फिर वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप चलना शुरू करिए, हम उधर पहुँचते हैं। आइए जल्दी। हमारी टीम के लिए ये सब अजीब था। अगरबत्ती बुझ गई या जल गई उससे क्या होगा, नारियल थोड़ा ही घूमने लगेगा। तभी नारियल पर बैठे आदमी को कुछ महसूस हुआ। नीचे से पाँव के अंदर तो कंपन हो रही है और घूम नहीं रहा। कंपन महसूस हो रही है लेकिन घूम नहीं रहा है। 3 लोग बदल चुके हैं, पानी के लिए ज़मीन पे चारों तरफ चल भी चुके हैं, लेकिन नारियल अभी नहीं घूम रहा है। हमें लगा बाबा अब कोई बहाना बनाएंगे, कुछ कहानियां गढ़ेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बाबा ने नारियल भी बदल दिया, लेकिन हम जानते थे कि इस बार भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये क्या, नारियल पर बैठा आदमी अचानक घूमने लगा।
क्या लग रहा है जी? अरे घूम रहा है, खूब घूम रहा है। अच्छा, अब खूब घूम रहा है, खूब घूम रहा है। पानी खूब है यहाँ पर, पानी खूब है। अच्छा अच्छा, बहुत लगता है पानी। नारियल इतना तेज घूमा कि आदमी का संतुलन ही बिगड़ गया। खेतों में अगरबत्ती लेकर घूम रहा लड़का वहीं रुक गया। दावे के मुताबिक पानी इसी जगह पर है। इसके बाद तो चमत्कार का तांता ही लग गया। खेत में लड़का वहीं खड़ा था। महावीर विक्रम बजरंग बाबा लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे और नारियल घूमता जा रहा था। वहीं रुक जाओ, वहीं पे घूमने लगा। वहीं रुक जाओ। हमें लगा कि लोग चौकी की मदद से खुद नारियल को घुमा रहे हैं। अब इसी बात पर ध्यान देना था। तो ज्यादा ही तेज घूमने लगा। अब ज्यादा तेज घूमने लगे। अच्छा, अपने आप घूम रहा है, पीछे नीचे से ये अपना आप ही घूम रहा है। अच्छा, अपने आप घूम रहा है। और हाथ हटाइए, अगर एक बार चौकी से हाथ हटा सकते हैं तो। हमारे कहने पर जैसे ही कोई गांव वाला चौकी से हाथ हटाने की कोशिश करता, वो गिर पड़ता। नारियल अपने आप घूम रहा है या घुमाया जा रहा है, ये जानने के लिए हमने खुद इस पर हाथ आजमाने की सोची। तो अभी मैं बैठ रहा हूँ। अरे सीरियसली, दिस इज दोनों हाथों से पकड़, दोनों ओह गॉड। आप ऊपर कर लो, हाँ ऊपर उठा लो। मतलब पूरी फोर्स महसूस हो रही है कि नारियल जो है वो अपने आप ही घुमा रहा है। ओह गॉड। मैं क्या ना मैं घूम जाएगा, क्यों मेरा तो जट घूमता। हमने एक और कोशिश की। मैं कपड़ा पकड़ के करता हूँ क्योंकि ये इतनी तेज घूमने लगता है कि अपने आप ही बैलेंस नहीं रहता। देखिए अब मेरा कोई हाथ नहीं है और कोई पाँव बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। ठीक है ना जी? ये देखिए, वो अपने आप ही महसूस हो रहा है जैसे नीचे से कोई पकड़ के और घुमा रहा हो। वाकई कमाल की चीज है। लेकिन ये कमाल हो कैसे रहा था? क्या बाबा के मंत्र की ताकत से, उनकी अद्भुत शक्ति से, या माजरा कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे? आधी हकीकत आधा फसाना। नारियल तो घूम रहा था, लगा कि लोग उसे चौकी की मदद से घुमा रहे हैं। हमारी टीम ने भी बैठकर देखा, हाथ भी ऊपर कर लिए, फिर भी नारियल घूमा। आखिर इसका राज क्या था? बात अगर बैलेंस की है तो नारियल हर बार घूमना चाहिए। और सबसे अहम बात, जिस जगह पर नारियल घूमा क्या वहां पानी मिलेगा? इसके लिए हमारी टीम ने पहले यह जाना कि राजस्थान में वैज्ञानिक तरीके से पानी का सर्वे कैसे किया जाता है, क्योंकि विज्ञान और नारियल बाबा में मामला अब आर पार का होने वाला था। इन उपकरणों की मदद से जमीन में मौजूद पानी का पता लगाया जाता है। पानी कहां मिलेगा, कितनी गहराई पर मिलेगा, पानी खारा होगा या मीठा, उसे निकालने के लिए कितने पावर की मोटर की जरूरत होगी, सब पता चल जाता है। ये क्या मेथड है अभी हम जो कर रहे हैं? ये रेजिस्टिव मेथड है सर। रेजिस्टिव मेथड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। हाँ, करंट पास करते हैं जमीन में, उससे रेजिस्टेंस का पता चलता है। हाँ। और फिर उससे पता चलेगा जमीन में पानी है या नहीं है। अच्छा, तो तार बिछा के इस तरह से, ये बिजली का तार है और इस मशीन से आप उसके अंदर बिजली भेजेंगे। हाँ, करंट डालते हैं उनसे। हाँ। ये इलेक्ट्रोड है, वो करंट इलेक्ट्रोड है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है। अच्छा, ये जो लगाए हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जो लगे हुए हैं ये सारे इलेक्ट्रोड्स हैं। अच्छा, तो इससे आप करंट डालेंगे
और वो जो डेटा आएगा उससे आप ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर पानी है या नहीं है। जहां पानी के स्रोत का पता लगाना होता है वहां ये एक्वामीटर रख दिया जाता है। ये जमीन के नीचे के रेजिस्टेंस को मापता है। जब इन तारों में करंट दौड़ाया जाता है तो एक्वामीटर करीब 1000 फीट तक की गणना कर लेता है। इस तरह खेत के हर कोने के रेजिस्टेंस आंकड़ों का विश्लेषण करके पानी का पता लगाया जाता है। इसमें कई घंटे लग सकते हैं, खर्चीला भी है, लेकिन यह बेहद सटीक और कारगर माना जाता है। वैज्ञानिक तरीका देखने के बाद अब हमारी टीम वहां जा रही थी जहां नारियल बाबा एक बार और अपना चमत्कार दिखाने वाले थे। तरीका वाकई बेहद अजीब है, मतलब देखकर भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इस तरह से आदमी बैठा हो नारियल पे और नारियल घूमने लगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये तो मैं अभी नहीं जानता। लेकिन हम एक दूसरी फील्ड पे जा रहे हैं, एक दूसरे खेत पे जा रहे हैं। एक किसान है जो पहले भी एक भोपा से ट्यूबवेल का पता लगा चुका है और अब उसने दोबारा इनको बुलाया है, संत को, और अब वो अपने यहाँ एक और ट्यूबवेल की खुदाई करना चाहते हैं, तो इन संत को बुलाया है। तो वहाँ चल रहे हैं, हम दूसरे खेत में जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर भी क्या ऐसा ही होगा, क्या नारियल घूमेगा, क्या नारियल घूमने से पानी का पता लग पाएगा। ये सारी बातें हैं, आइए चलते हैं। बाबा ने खेत में दरबार लगा रखा था। नारियल पर बैठा गांव वाला उसके घूमने के इंतजार में था। एक लड़के ने अगरबत्ती जलाई और खेतों में चला गया। ओम हनुमान हटीले रंगीले। नारियल पर पहला आदमी बैठा, नारियल नहीं घूमा। दूसरा आदमी बैठा, नारियल फिर भी नहीं घूमा। तीसरे शख्स का भी नतीजा वही रहा। चमत्कार चौथे ग्रामीण से शुरू हुआ। नारियल घूमने लगा। अगली बार तो स्पीड इतनी तेज हो गई कि नारियल पर बैठे शख्स को संभालना पड़ गया। ये पकड़ो ऊपर कपड़ा, कपड़ा पकड़ो, कपड़ा कपड़ा कपड़ा। एक ग्रामीण ने दूसरी बार आजमाइश की। जब नारियल नहीं घूमा तो वो अड़ गया। उसने बाबा पर सवाल खड़े कर दिए। अभी ताकत कहाँ गई? हाँ, अब नहीं घूम रहा, अब नहीं घूम रहा। हाँ बोल रहा हूँ, अब ताकत कहाँ गई? हाँ, पानी वही है ना? हाँ, राशि नहीं मिल रही है। राशि के हिसाब से थोड़ी दिया जाता है, हमको पानी चाहिए वहाँ पे। हाँ, आड़ूपंथी की बात नहीं है, क्योंकि जिसका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है वो भी गिर सकता है ना। हाँ, जिसका शरीर का संतुलन नहीं है तो नारियल ये नहीं, वो नहीं है, वो साइंस नहीं मानती ना, वो साइंस नहीं मानती है। बहस बढ़ती गई। कुछ लोग बाबा के खिलाफ थे तो कुछ बाबा की अद्भुत शक्तियों के साथ। मैंने खुद ने 15 ट्यूबवेल कराई, खाली गई, और 2 ट्यूबवेल कराई नारियल घुमाकर। उसके अंदर 3 की सिंगल बत्ती मोटर चल रही है, 1.5 इंच पाइप चला है उसके अंदर। हमने 40 ट्यूबवेल कराई है, 20 ट्यूबवेल वास्ते नारियल घुमाया, उसको सब खाली गई, पानी नहीं मिला। फिर हमारे कर्माओं कराई, हमारे वो मेज बाबू है ठाकुर साहब खुद रहे, बहुत तरफों में ट्यूबवेल कराई, हमारा पानी मिल गया, बाकी पानी नहीं मिला। इसलिए मैं तो मान रहा हूँ सही हो रहा है। अब दुनिया की भावना कोई कहता नहीं, तो नहीं है, उसकी गारंटी तो कौन ले सकता। हाँ, मैं मानता हूँ बिल्कुल सही होता है। नारियल घूमता इसको विश्वास नहीं है। इसमें क्या कि कोई आदमी ऐसे ही घूम जाता है, बड़ा बड़ा होता है, लारे अगरबत्ती नारियल चलता है, क्या बोले फरमाई क्या यार वो पानी मिल गया घूमेगा, बाकी कुछ नहीं घूमेगा। इधर नारियल बाबा मंत्र के जाप में लगे रहे। काफी देर के बाद गांव वालों की बहस एक नतीजे पर खत्म हुई। सही नहीं, मैं नहीं मानता। तो एक काम करो, आप 5 आदमी चुनो, ठीक है, और उन 5 आदमियों को फिर बिठा के देखेंगे। चलो चुनो, 5 आदमी चुनो, आप चुनो कौन कौन। सोन जी, लुमाराम जी आ जाओ, लुमाराम जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लुमाराम जी आ गए, सोन जी आ गए, और पुण्य साहब पुण्य साहब आ जाओ आप। और
और एक धनजी आ जाओ 4। धनजी को नहीं, एक मिनट, धनजी को नहीं, ले लो ना, धनजी को भी ठीक है, धनजी को ले लो, ठीक है। और 5वां ठीक है, और चून जी ठीक है। ये 5 आदमी ले रहा हूँ, इनमें से 5 आदमी घूमते हैं तो मैं मानता हूँ। अच्छा, 5 आदमी घूमेंगे तो आप मान लेंगे? हाँ बिल्कुल मान लूँगा। ठीक है पंडित जी, अब ये कह रहे हैं कि 5 आदमियों को घुमाएंगे पंडित जी, तब हम चमत्कार मांगेंगे। जरूर नहीं घूमे कोई। अच्छा, तो करके देखें एक बार। अरे करो, आप अपनी मर्जी वैसे करो, कौन मना करे। आज बाबा की अग्नि परीक्षा का दिन था। अगरबत्ती जलाकर पास के एक ट्यूबवेल के पास भेज दिया गया। अब पानी खोजना नहीं था, अगरबत्ती वाला शख्स पानी के पास ही मौजूद था। अगर बाबा का दावा सही है तो नारियल घूमना चाहिए। अब ये 5 लोग जो चुने हैं उनमें से एक आ रहे हैं। चलिए जी, बताइए, नाम बताइए क्या आपका? रामदेव। चलिए रामदेव जी, चलो जी, हट जाओ, वहाँ पर हट जाओ। पंजा हटाओ, आपने पंजा लगा रखा है। कुछ महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है आपको? घूम रहा है कुछ मतलब दिमाग में हलचल हो रही है, ऐसा लग रहा है। कुछ हल्का सा महसूस हो रहा है, मतलब ऐसे मूवमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ नीचे कोई फोर्स दिखाई दे। नीचे ऐसा लग रहा है कुछ फोर्स हो रहा है, जैसे हमें घुमाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, चुने गए 5 में अब दूसरे गांव वाले की बारी थी। ये तो घूमने लगे, भाई। रोको, क्या हो रहा है? घूम रहा है नारियल, देखो आप अपने आप घूम रहा है। आप देख लो ना, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, ठीक है, चलो 2 हो गए भाई। एक ने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है और दूसरा घूम गया। ठीक है। फिर तीसरा गांव वाला नारियल पर बैठा। नारियल में कोई हरकत नहीं हुई। चौथे के साथ भी यही हुआ। नारियल पर बैठने वाले 5वें और अंतिम शख्स का भी नारियल नहीं घूमा। बाबा की चमत्कारी शक्ति को परखने के लिए 5 लोगों को चुना गया था, जिनमें एक को थोड़ी हलचल महसूस हुई, लेकिन नारियल नहीं घूमा। एक का नारियल घूमा, लेकिन 3 लोगों पर बाबा के चमत्कार का कोई असर नहीं पड़ा। ये दूसरा चक्कर है। क्या? अबे पानी होगा जहाँ घूमेगा वही है। हाँ। आटे घूमे उड़ जावे, नहीं घूमे। अच्छा, वो कारण क्या कि पानी ऊंचा नीचा है। हाँ। और एक भी ये राशि में घूमता है। अच्छा, राशि भी मिलनी चाहिए और पानी भी मिलना चाहिए, वही 2 चीजें, कि राशि भी मिलना चाहिए और पानी भी मिलनी चाहिए। आपने बोरिंग करवाई? हाँ बिल्कुल करवाई। फिर क्या हुआ? नहीं मिला। नारियल घूमा था? बिल्कुल घूमा था। नारियल घूमा था, लेकिन पानी नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, तो मतलब ये तो वो जो घूमते हैं लोग, जैसे अभी यहाँ पर आपके सामने ही हो रहा था कि लोग बैठ रहे थे और घूम रहे थे, वो कैसे होता है? सर मेरे हिसाब से मैं बताऊं, मेरे हिसाब से तो कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। और बॉल के ऊपर बैठोगे, आप बॉल के ऊपर बैठ सकते हो, गोली के ऊपर गोली घूमती है, वही सेम है। गांव में बहस बढ़ती जा रही थी। इधर बाबा भी सामान समेट कर जाने की तैयारी कर चुके थे। अब ऐसे माहौल में किसी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल था। तब हमारी टीम जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय पहुंची, जहां हमारी मुलाकात एक भूगर्भ शास्त्री से हुई। नारियल बाबा के चमत्कार से ये वाकिफ थे। भूगर्भ शास्त्री के मुताबिक मारवाड़ इलाके में नारियल बाबा से मदद लेने के लिए किसानों के पास कई वजह हैं। एक तो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, दूसरे साधन उनके पास में
मौजूद नहीं थे, तो धीरे धीरे ये प्रचलन में आ गई विधियाँ। आज भी हम अगर रूरल एरिया में जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये इन विधियों से पानी खोजा जा रहा है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से जियोफिजिकल मेथड सबसे बेटर है और उसी से ये होना चाहिए। भूगर्भ शास्त्री के मुताबिक पानी तो जमीन के गर्भ में मौजूद ही रहता है। पानी है ये बता देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुक्का भी हो सकता है। पानी मिला तो ठीक, नहीं तो खेत के मालिक की किस्मत। लेकिन नारियल बाबा ये नहीं बता पाते कि पानी का स्तर कितना नीचे है, पानी खारा है या मीठा। एक बार को ये तो मालूम हो जाता है कि पानी है। अब ठीक है, वो 200 फुट पे है, 300 फुट पे है, 400 फुट पे है, तो उसके लिए कई फार्मर हैं जो इस लायक हैं या एफर्ड करते हैं उन मशीनों को। वो उससे मंगा के जो एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाता है उस पर वो मशीन लगा के वो अपना उससे ये भी मालूम कर लेते हैं कि 300 पे है, 400 पे, 500 पे। मुझे ये बताइए, ये मेथड कितना सक्सेसफुल होता है? सक्सेस रेट क्या है? आपने तो देखा होगा। देखिए, सक्सेस रेट तो हमेशा से रही होगी जब भी ये प्रचलित हैं। और सक्सेस रेट रहने का मतलब ये कि ग्राउंड वाटर तो हर जगह ज़मीन में मौजूद ही है, लेकिन ये मेथड न तो डेप्थ बताते हैं, न क्वालिटी और क्वांटिटी ग्राउंड वाटर की बताते हैं। लेकिन जब फार्मर्स को या गरीब किसान को या वहाँ गांव में रहने वाले को जब ये पता चलता है कि पानी आ गया है, कुआं खुदवा लेते हैं। लेकिन बाद में उनको लगता है कि 200 मीटर नहीं 300 मीटर पे मिला पानी, तो न तो वो पानी को इतना ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप रेगिस्तान में रह रहे हैं, कुछ क्वांटिटी में पानी मिल गया तो वो उससे भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। इस जानकार के मुताबिक बाबा का अद्भुत शक्ति से कोई नाता नहीं है। नारियल का घूमना संतुलन का खेल हो सकता है और बताई गई जगह पर पानी मिलना एक इत्तेफाक। हम भी यही सलाह देते हैं कि जमीन के अंदर पानी की तलाश के लिए वैज्ञानिक और उपकरणों वाला तरीका ही सही होता है। अगर पेड़ की किसी पत्ती को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? विज्ञान के मुताबिक पत्ती का वजन कम है, इसलिए वो पानी में तैरने लगेगी। ऐसे ही अगर आप किसी फल को जैसे सेब या अमरूद को पानी में डालेंगे तो जाहिर है वो फल पानी में डूब जाएगा। ये भी छोड़िए, अगर आप दूध को पानी में डालें तो दूध भी पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन महादेव शिव का एक धाम है जहां पानी का एक कुंड है और कुंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी बेलपत्र पानी में डूब जाते हैं, फल पानी में तैरने लगते हैं, दूध की धार पानी की तलहटी में पहुंच जाती है। लोग कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कुंड के नीचे शिव का बरसों पुराना स्थल है और वहां जो भी चढ़ाया जाता है वो सीधे शिव तक पहुंच जाता है। बिलपत्र जो चढ़ाते हैं उसमें ओम नमः शिवाय करके उच्चारण करके श्रद्धा और भक्ति भाव से लोग छोड़ते हैं, तो वो अंदर जहाँ शिव जी का स्थान है वहाँ अंदर बिलपत्र चला जाता है। जो फल ओम नमः शिवाय करके अर्पण वस्तु से बोलते हैं प्रसाद चाहिए, तो 5 कैसे फल डालते हैं तो उसमें अर्पण प्रसाद बोलते हैं, तो वो अंदर चले जाते हैं और कुछ प्रसाद के लिए शिव जी वो प्रसाद रूप में भेज देते हैं। दूध की धार है, अन्य जगह जब हम डालते हैं बहते पानी में तो आगे वो लंबी धारा बना के चला जाता है, लेकिन यहाँ जब हम दूध डालते हैं तो इस दूध को वो नीचे ही चला जाता है। मालूम पड़ता है कोई अदृश्य शक्ति उसको नीचे खींच रही है। साइंटिफिक रीजन से वो नीचे नहीं जा सकते, वो जा रहे हैं, वहाँ तो कुछ चमत्कार है, वहाँ पे कुछ शक्तियाँ हैं इनविजिबल रूप में। आस्था जब तर्क के पार चली जाती है तो वो चमत्कार बन जाती है। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के हर चंद किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर नज़र आएगा। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और ये गोमती नदी है, वही गोमती नदी जिसके किनारे लखनऊ बसा है। इस गोमती नदी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में हमें पता चला है जिसे सुनकर भी यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसा चमत्कार जो सिर्फ सुनने सुनाने की कहानी नहीं है बल्कि आँखों से दिखाई देता है। क्या है वो चमत्कार और क्या है उस चमत्कार की हकीकत, यही जानने के लिए हमने अपना ये सफर शुरू किया है। से करीब 90 किलोमीटर दूर है महादेव का वो अद्भुत धाम जहां आज का आधुनिक विज्ञान भी मौन हो जाता है। बेलपत्र जैसी हल्की चीज पानी में डूब जाती है और भारी फल ऊपर तैरने लगते हैं। इंटरनेट पर तस्वीरें तो बहुत थी,
लेकिन हम अपनी आंखों से उस चमत्कार की तस्दीक करना चाहते। बाद हम महादेव के उस धाम में थे। मंदिर तो बेहद साधारण ही था। फिर लोगों ने बताया कि चमत्कार इस धाम या यहाँ के शिवलिंग में नहीं, चमत्कार तो पास में बह रही गोमती नदी के कुंड में है, जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मैं करीब 12 सालों से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई अंधविश्वास हो। प्रसाद चढ़ाते हैं, आप थोड़ा और पानी कम हो जाएगा, गहराई में जाएंगे और चढ़ाएंगे तब भी वापस आना होगा, प्रसाद आएगा। अर्पण में प्रसाद जो उनके ऊपर चढ़ा रहे हैं वो अंदर शंकर जी वापस ले लेंगे अपने पास। हम लोग को हमेशा ही प्रसाद मिला है। 2 प्रसाद अंदर जाते हैं, 1 प्रसाद ऊपर हम लोग के लिए आता है। और कुछ तो उसमें आस्था की क्या खराब है, गलत तो कुछ है ही नहीं, विश्वास है हम लोग को इस चीज़। बट ऐसा नहीं कि ये मतलब ये तो कहीं पे भी हो सकता है, ज़रूरी है कि इसी नहीं हो सकता। आपने करके देखा है? हाँ, क्यों नहीं करके देखा। देवेश्वर उधर जाइए आप, वहाँ पर नहीं होगा, यहाँ होगा, करके आप देखिए जाकर। उस चमत्कार को देखने के लिए हम कुंड पर पहुंचे, जहां एक महिला बेलपत्र लेकर पूजा कर रही थी। उसने एक एक कर सारे बेलपत्र कुंड में डालने शुरू कर दिए और वो बेलपत्र पानी में डूब गए। फिर हमारे सामने ही एक शख्स ने कुंड में 7 अमरूद डाले। थोड़ी देर बाद 4 अमरूद अपने आप तैर कर ऊपर आ गए। भक्त ने प्रसाद के तौर पर कुंड में दूध डाला। दूध की धार तीर की तरह कुंड में समा गई। बाढ़ की वजह से पानी मटमैला हो चुका था, फिर भी सब कुछ साफ दिख रहा था। विज्ञान के मुताबिक बेलपत्र तैरना चाहिए था, सारे फल डूब जाने चाहिए थे और दूध को पानी की सतह पर रहना चाहिए था, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा था। केला पानी में नहीं डूबता, लेकिन अनार और अमरूद जैसे भारी फल कैसे तैर रहे थे? हमने ये सुना था कि यहाँ पे भगवान शंकर जी का वास है, नीचे मंदिर बना हुआ है, तो हमने दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, पुष्प सब नीचे चले गए और फल भी चढ़ाए, तो फल वो हमारे ऊपर आ गए प्रसाद के रूप में। 5 चढ़ाए थे, 3 वापस आ गए। तो आपको क्या लगता है, चमत्कार है या ऐसे ही? नहीं, ये गॉड का वो है, भगवान का ही विश्वास है में है। बेलपत्र और भी जगह चढ़ाती होंगी, तो ऐसा कभी होता है? जी, बेलपत्र पानी में फर्स्ट टाइम हमने पानी में चढ़ाया नहीं। हाँ, ऊपर आ जाते हैं वो तो सब ऊपर, बेलपत्र फूल है सब ऊपर आ जाते हैं, फल भी नीचे चले जाते हैं, वो तो डूब ही जाते हैं। और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम ही चढ़ाया है, तो गोला मंदिर में चढ़ाया, लेकिन वो सब तैरने लगते हैं, वो ऊपर नहीं आते हैं, कभी ऊपर नहीं आते हैं। कहीं नहीं होता, वो यहाँ कैसे हो रहा था, और वो भी विज्ञान के सिद्धांतों के खिलाफ। ये विज्ञान की कोई अबूझ पहेली थी या वाकई कोई चमत्कार? इस गुत्थी को अब हमें सुलझाना था, जिसकी शुरुआत हमने मंदिर के पुजारी से की। ये महाराज, यहाँ क्या चमत्कार होता है? ये बाबा रुद्रावत है। कब से देख रहे हैं बाबा? ये पुराचीनी स्थान है। अच्छा। आज अंत का, इसको आज अंत कोई आज तक पार ही नहीं पाया है। अच्छा, ये बनाया नहीं है। हाँ। ये तो अभी बना हुआ है। हाँ। ये पुराचीनी स्थान है। मतलब यहाँ पे जो सामने पुराचीनी स्थान, इसके अंदर गुप्त शिवलिंग गुप्त है, लिंग गुप्त है। हाँ। उसमें ओम बनता बिगड़ता है। हाँ। जब पानी इसमें का घट जाता है। हाँ। तो कईयों मूर्ति बनती बिगड़ती है। हाँ। पिंडा की आप बेलपत्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बेलपत्र हम चढ़ाएंगे। हाँ, तो ये जो है ऊपर आ जाएगा। ये शिकार करेंगे तो अंदर जाएगा, अंदर चला जाएगा, नहीं शिकारेगा ऊपर आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अभी हमारे पास ये है, बाबा से हम करवा के देख लेते हैं। बाबा लीजिए, मुझे दिखाइए कि किस तरह से होता है। ये बेलपत्र आप लीजिए, आप अपने हाथ से करिए। ये देखिए बेलपत्र है, पानी पत्ता ऊपर तैरना चाहिए। चलिए बाबा। ओम शिवार्पणम, शिवार्पणम। इसको देखो अपना, पूरा पत्ता नीचे चला गया पानी के। पत्ता बहुत हल्का होता है, आप कोई भी पत्ता पानी में छोड़ के देखेंगे तो पत्ता ऊपर की तरफ फ्लोट करना चाहिए, तैरना चाहिए, लेकिन ये पत्ता अंदर चला गया। अच्छा बाबा, दूध की बात होती है, ये दूध शिकार करेंगे तो अंदर जाएगा। ओम शिवार्पणम। दूध आप पानी के ऊपर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दूध पानी के ऊपर यूजुअली तैरता है, तो ये पूरी तरह से अंदर चला गया, अंदर चला गया। अच्छा, इन फलों का क्या करते हैं बाबा? ये अर्पणम प्रसादम। हाँ, ये आपके 5 फल हैं। 5 फल हैं, देखिए 5 फल हैं। अर्पणम प्रसाद, 1 2
2, 3, 4 और 5, ये 5 फल हैं जिनको प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है यहाँ पर। वो देना चाहेंगे वो दे देंगे, लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। अच्छा, सारे लेना चाहेंगे तो सारे ले लेंगे, और कोई वापस करना चाहेंगे तो वापस दे देंगे। अगर सारे फल नीचे चले जाएंगे तो इसका मतलब सारे फल ले लिए गए हैं, और अगर ये फल वापस आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फल वापस मिल गया, प्रसाद मिल गया। अर्पण प्रसाद। एक केला वापस आ गया। 5 फल डाले गए थे, 1 अनार, 3 अमरूद और 1 केला, उसमें से 1 केला वापस आ गया। हमारे फलों के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन बेलपत्र को तो पानी पर तैरना चाहिए था, वो कैसे डूब गया ये समझ में नहीं आ रहा था। अभी हम इस उलझन में पढ़े ही थे कि चमत्कार से जुड़ी एक खास बात जानने को मिली। इस कुंड के बारे में जो एक कहानी है वो ये कि आप जो भी यहाँ पर चमत्कार देख रहे हैं वो इसी कुंड की बाउंड्री में होता है। वो बाउंड्री हमको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि चारों तरफ पानी है, अभी बहुत ऊपर तक पानी है। तो कुंड की एक बाउंड्री है, उसी के अंदर सारा चमत्कार होता है। उसके आगे सारी गोमती नदी पड़ी हुई है, आप कुछ भी करके देख लीजिए, चमत्कार नहीं होगा। बोट हमने मंगा ली है, बोट में जाएंगे, गोमती नदी के दूसरी तरफ जाएंगे, किनारे की तरफ जाएंगे, इस कुंड से थोड़ा सा दूर जाएंगे और फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है बेलपत्र, दूध और फ्रूट्स के साथ, क्या वो दूसरी जगह पर होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो जो बात कही जा रही है वो ठीक है, और अगर हो जाता है तो कहानी यही खत्म। नाव पर सवार होकर हम नदी की दूसरी तरफ पहुंचे, यानी उस कुंड से काफी दूर जहां से हमें अपनी पड़ताल को नई दिशा देनी थी। अब हम उस कुंड से काफी दूर आ चुके हैं, नदी का प्रवाह है, बोट आराम से बह रही है। थोड़ा सा सेंटर में ले लीजिए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं इस बेलपत्र के साथ। बेलपत्र आपने देखे कि किस तरह से सिंक कर जाता है, डूब जाता है। यहाँ पर ये बेलपत्र है, इसको मैं ये डाल रहा हूँ, ये देखिए ना, बिल्कुल भी नहीं डूबा, तैरता रहा। अब ये दूध वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। दूध का आपको पता ही है कि क्या होता है, दूध वाला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये देखिए, देखिए बिल्कुल देखिए उसी तरह से दूध तैरता रहा। दूध आपने अगर वहाँ देखा होगा तो दूध पानी के अंदर चला जाता है, बिल्कुल पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर दूध तैर रहा है। अब मेरे पास ये 5 फल हैं, गिन लीजिए। 1 केला है, 3 अमरूद हैं और 1 अनार है। 5 फल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 5 फल है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 फलों के बारे में कहा जाता है कि जब आप डालते हैं तो वापस आ जाते हैं। आपके सामने डाल रहा हूँ, ये देखिए, ये रहा, ये सारे के सारे अंदर चले गए। मेरे पास ये बेलपत्र बचा है, ये आखिरी कोशिश है, और ये कोशिश मैं उस तरह से करूँगा जिस तरह से पंडित करते हैं यहाँ पर। मैं ये लूँगा, इसको पानी में पहले भिगो लूँगा, ठीक है, भिगो लिया, ये देखिए, ये भिगो लिया। अब मैं इसको डाल रहा हूँ नदी पे, ये देखिए, तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, नहीं डूबा। सीढ़ियों के पास बने कुंड के अंदर और बाहर का फर्क समझ में आ चुका था। कुंड के अंदर बेलपत्र डूब जा रहे थे, कुंड के बाहर वही बेलपत्र तैर रहे थे। वहां कुछ फल पानी की सतह पर तैरते थे, जबकि बाहर वही फल डूब रहे थे। कुछ ऐसा ही दूध के साथ भी हो रहा था। किनारे लौटने तक एक बात साफ हो चुकी थी कि हमें अपनी पड़ताल को इस कुंड तक ही सीमित रखना था, लेकिन पड़ताल आगे कैसे बढ़ाई जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। बाहर से कुछ बेलपत्र और रास्ते में कुछ फल खरीद करने का हमारा एक खास मकसद। बेलपत्र भी खरीद लिया, फ्रूट्स भी खरीद लिए, फूल भी ले लिए, वो सारी चीज़ें ले ली जो इस कुंड पे चढ़ाए जाते हैं, और कोशिश ये करके देख रहे हैं कि बाहर से जो चीज़ें ली गई हैं उनका असर क्या होगा जब उनको कुंड में डाला जाए। लेकिन जैसा कि यहाँ लोगों ने कहा कि आप भले कुछ भी कर लीजिए, आप पानी बदलिए, फ्रूट बदलिए, आप कहीं से भी लेकर आइए, होगा वही जो सदियों से होता आया है, वो चमत्कार नज़र आएगा। और उनका ये कहना है कि अगर आप ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आप डाउट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा चमत्कार पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने हो रही है उसको हम अच्छे से ठोक बजा कर देख लें, ताकि यकीन हो जाए कि जैसा नज़र आ रहा है वैसी ही हकीकत है। चमत्कार महादेव के धाम के उस कुंड में है या फिर वहां बिकने वाले फलों और बेलपत्रों में, इसका फैसला अब होने वाला था। कहानी के इस मोड़ पर कुछ बातें हमारे साथ थीं तो कुछ बातें हमारे खिलाफ थीं। दावे के मुताबिक कुंड में सारे फल नहीं तैर रहे थे, कुछ डूब भी रहे थे। हालांकि आस्था से जुड़े लोगों के पास इसका भी जवाब था।
लेकिन हमारे लिए मसला उनका जवाब नहीं बल्कि वो बातें थीं जो हमारे खिलाफ खड़ी थीं। हमारी आंखों के सामने बेलपत्र डूब रहे थे, भारी फल तैर रहे थे। पड़ताल में यह बात भी साफ हो गई थी कि कुंड का चमत्कार नदी के दूसरे हिस्से में नहीं होता। तो क्या वाकई वो कुंड चमत्कारी है? लेकिन हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। हमने पड़ताल के लिए कई पैतरे आजमाए, फलों को बदला, दूसरे मंदिर के बेलपत्र को आजमाया, यहां तक कि कुंड के पानी का अलग से टेस्ट भी किया। लोग कहते हैं महादेव के इस कुंड में जो भी चमत्कार होता है वो किसी अदृश्य शक्ति की वजह से होता है। जब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो आप जैसे चमत्कार की बात कर रहे हैं कि आपको कुछ नया दिखाई पड़ेगा या कुछ ऐसा लगेगा, या शंकर जी में आप वहाँ पे जो जड़ में डाल रहे हैं, आपका बेलपत्र दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ अजीब सा हो रहा है, वहाँ पे वो बेलपत्र नीचे क्यों जा रहे हैं। साइंटिफिक रीजन से वो नीचे नहीं जा सकते, वो जा रहे हैं, वहाँ तो कुछ चमत्कार है, वहाँ पे कुछ शक्तियाँ हैं इनविजिबल रूप में जो आपको सिर्फ दिखाई नहीं पड़ेंगी, वो आप अपने आप हृदय से महसूस कीजिए। कुछ तो ऐसे लोग भी मिले जो चमत्कार को नहीं मानते, दावे की अपने तरीके से जांच भी की, फिर कुंड के चमत्कार को नमस्कार कर लिया। आप इंस्पेक्टर हैं, इस इलाके की लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, तो इस इलाके में जो कुंड है जिसके बारे में आपको ये जानकारी कहाँ से मिली और आपका खुद का कितना विश्वास है इसको लेकर? हाँ, बहुत चौंकाने वाली बात है। ऐसा मैंने अपने पूरे जीवन में होते हुए नहीं देखा है जैसा यहाँ हो रहा है। और वास्तव में जब हम बहते पानी में कोई चीज़ डालते हैं और साइंस के रूप में भी लें तो उसके घनत्व से जब हल्की बस्त होगी तो अपने आप बहते चली जाएगी। हम कहीं भी पानी में डालें, कोई चीज़ डालें, कपड़ा डालें, लकड़ी डालें, बह जाएगी। लेकिन यहाँ जो शंकर जी से संबंधित वस्तुएँ हैं, फल है, केला है, अमरूद है, बेलपत्री है और दूध है जो चढ़ाते, अमूमन चढ़ाते, पूरे विश्व में चढ़ाया जाता है, वो सब नीचे गिराई जाती है। इसके माने कोई अदृश्य शक्ति जो है वो नीचे कैच कर रही है। ऐसा हो रहा है कि नीचे कोई कैचिंग हो रहा है, कैचिंग पावर कोई नीचे है। लेकिन हम किसी अदृश्य ताकत वाली बात को नहीं मानते। हमने तो हकीकत सामने लाने के लिए कुछ और ही सोच रखा था। दूसरा डाउट ये था कि भाई क्या यहाँ पर जो बेलपत्र दिए जाते हैं या यहाँ पर जिस तरह की फ्रूट्स दिए जाते हैं, क्या वो अंदर से खोखले होते हैं या कुछ इस तरह का सिस्टम है कि आप डालिए और वो अंदर डूब जाएं कुछ। तो हमने किया ये कि हम बाहर से फ्रूट्स बेलपत्र लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं बेलपत्र से। ये देखिए, ये मैं जो नीमसार बराबर में शहर है वहाँ से लेकर आया हूँ और ये बिल्कुल सेम इफ़ेक्ट हो रहा है। ये पत्ती जो ऊपर तैरनी चाहिए क्योंकि बहुत हल्की होती है, वो पत्ती बिल्कुल लीड की तरह सिंक करती जा रही है, जैसे किसी भारी चीज़ को डाल दिया गया है। नतीजा फिर वही। अब फलों की बारी थी। अब फ्रूट्स को भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैं फ्रूट्स लेकर आया हूँ। ये 5 अमरूद हैं। मैंने लिए तो 2 किलो थे, लेकिन मैं 5 अमरूद लेकर आया हूँ और सब छोटे छोटे हैं, लाइट हैं। मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी वापस नीचे नहीं जाना चाहिए, सब ऊपर तैरने चाहिए। तो अब देखते हैं इन फ्रूट्स के साथ क्या होता है। गौर से देखिएगा। 2 and 3 and 4, 4 वापस आ गए, 1 अमरूद नीचे चला गया। यहाँ पर भी वही हुआ जो होता है नॉर्मली, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं हुआ। ये 4 अमरूद ऐसा लग रहा है जैसे तैर के मेरे सामने खुद आना चाह रहे हो। ये देखिए, अब मैं वापस उठा लेता हूँ आपके सामने। अनकट शॉट है, कहीं पे भी कोई ट्रिक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये लीजिए। क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मान्यता है कि कुंड के जिस हिस्से में बेलपत्र डूबते हैं उसके नीचे प्राचीन काल का एक शिवालय है। कहते हैं उसी शिवालय में रखे शिवलिंग की वजह से यह चमत्कार होता है। अगर पानी साफ रहता तो शायद हम कुछ देख पाते। हमने गोप्रो कैमरे की मदद से कुंड के नीचे की तस्वीरों को कैद करने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ के गंदे पानी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब पानी में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस कुंड की गहराई, इसकी बनावट इस वक्त हमारी नज़रों से ओझल है क्योंकि गोमती नदी में पानी बहुत ज़्यादा है और पानी इतना ज़्यादा है कि पूरा कुंड जो है इसके नीचे डूब चुका है। अब एक स्पेसिफाइड एरिया है, एक बाउंड्री वॉल बनाई गई है,
एक जगह बताई गई है कि इसी के नीचे भगवान शिव का वास है और इसीलिए जो भी अर्पण किया जाता है वो इसी पर किया जाता है। लेकिन अभी आपको वो नहीं पता चलेगा, पूरा नदी का स्वरूप ही दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पानी भर चुका है और मैं बाउंड्री वॉल पर ही खड़ा हूँ। मैं इस वक्त उस तालाब के बाउंड्री वॉल पर हूँ और कितना गहरा है इसका अंदाज़ा आप लगाइए। देखिए यहाँ अभी इतना है और अभी ये जब इससे नीचे चला जाता है तो ये पूरा का पूरा अंदर चला जाता है। 15 फीट 20 फीट की गहराई है करीबन और ज़्यादा आगे जाने के बाद। जगह बदल कर देख ली, बेलपत्र और फल बदल कर भी आजमा लिया, अब तो बस पानी बच गया था। लेकिन कुंड का पानी बदलना तो नामुमकिन था। फिर हमने एक उपाय लगाया। कुंड के इस चमत्कार के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट थीम है वो पानी है। गोमती नदी का पानी है, उस पानी में आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, फ्रूट चढ़ाते हैं, दूध डालते हैं और वो सारा चमत्कार होता है। यानी कि जो सेंट्रल थीम है वो पानी है। अब मैंने सोचा ये है कि मैं पानी का सोर्स बदल के देखता हूँ। ये पानी मैंने नलके से लिया है पूरी बाल्टी भर के। इस पानी को उसी तालाब के पास, उस कुंड के पास गोमती नदी में हम लेकर जाएंगे और उसके बाद हम वही सारी चीज़ें दोबारा से करने की कोशिश करेंगे जो हम कुंड में करते हैं। बेलपत्र डालेंगे, फ्रूट्स डालेंगे, दूध डालेंगे, तो देखेंगे कि उस जगह का असर है या कुंड के उस पानी में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बाल्टी का पानी है, आइए देखते हैं। वो सारी चीज़ें हम कुंड के साथ करते हैं वही हम इस बाल्टी के पानी के साथ करेंगे। सबसे पहले ये बेलपत्र के 2 पत्ते हैं, ठीक है जी, ये समझ लीजिए दोनों एक जैसे हैं, करीबन 3 पत्तियां हैं दोनों के अंदर, एक ही बनावट है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब इन दोनों का रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक मैं बाल्टी में डालूँगा और एक मैं इसमें डालूँगा। देखिए ये लीजिए, पहले इसके अंदर डालते हैं, ये डाल दिया और ये सिंक करने लगा, नीचे डूबने लगा। अब इधर आइए बाल्टी पे, ये देखिए ये पत्ता मैंने बाल्टी पे डाला, फ़र्क देखिए, बाल्टी के पानी में वो लगातार तैर रहा है और नदी के पानी वाला अंदर जा चुका है। अब इस वक्त नज़र भी नहीं आ रहा है कि कहाँ पर है, यहीं पे मैंने डाला था और अब इस वक्त नहीं है। और ये बाल्टी के पानी वाला बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। मैं इसको और अंदर करने की कोशिश कर लेता हूँ। ये देखिए ये वापस तैर के ऊपर आ गया। टेस्ट ने तो हमें चौंका कर रख दिया था। दूध वाले टेस्ट की बारी थी। दूध सबसे पहले मैं आपको इस कुंड में डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए से बिल्कुल नीचे चला गया, ऊपर नहीं आया, ज़रा भी दूध ऊपर नहीं आया, बिल्कुल भी ऊपर नहीं है। अब यही दूध मैं इस बाल्टी के अंदर डालूंगा। बाल्टी में भी ठीक कुंड जैसा ही हुआ। दूध ऊपर नहीं आया, तेजी से नीचे जाकर बैठ गया। लेकिन हमने बाल्टी में अमरूद डाला तो वो डूब गया, तैर कर ऊपर नहीं आया। और ऐसा ही होना चाहिए, जबकि कुंड में फल सतह पर तैरते थे, हमने कई बार देखा था। इस पड़ताल के बाद कुछ तस्वीरें साफ हो चुकी थीं, तो कुछ गुत्थियां अब भी अनसुलझी थीं। कुंड में और बाल्टी में दूध के टेस्ट के नतीजे एक जैसे मिले। दोनों जगहों पर दूध तीर की तरह अंदर चला गया, यानी इसमें चमत्कार जैसी कोई बात नहीं। चलिए फलों को भी मान लेते हैं कि उनके तैरने और डूबने में उनके आकार और वजन का असर हो सकता है। लेकिन बेलपत्र तो पत्ता ही है, उसे तो तैरना चाहिए था। लेकिन हमारे हर टेस्ट में बेलपत्र डूबता हुआ ही दिखाई दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसा चमत्कार के दावे में बताया जाता है। मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अब कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक ही इन चीज़ों को और ज़्यादा खोल के बता सकता है कि आखिर इसमें हकीकत क्या है और फसाना क्या है। चलिए। कुंड से जुड़े सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम दिल्ली में एक तर्कशास्त्री के पास पहुंचे, जिन्होंने विज्ञान के कुछ सिद्धांतों का हवाला देकर बताया कि भारी दिखने वाली हर चीज पानी में डूबे ऐसा जरूरी नहीं होता। बॉयंसी इन चीज़ों के हिसाब से जिसने बताया कि जहाज तैर सकता है, जो कि बहुत बड़ी है, सूर्य है। दूसरा कोई चीज़ तैरेगी वो भार के अलावा इस पर भी निर्भर होता है कि जो आपका पानी है वो कितना साफ है। वास्तव में तो मानो तो गंगा माऊ, ना मानो तो गंदा नाला है, तो आप देखिए तो वो जहाँ पे आप तैरने की कोशिश कर रहे हैं तो साफ पानी है नहीं। लेकिन हमारा मसला ये था कि उस कुंड में कुछ अमरूद डूब रहे थे तो कुछ तैर रहे थे। ये कैसे हो रहा था? ये भी इंसान है, वही तैराक है,
वो अपने शरीर को थोड़ा सा फैलाएगा तो तैरेगा, थोड़ा सा सिकोड़ेगा तो डूब जाएगा। तो जो 3 अमरूद हैं उनका क्या भार है और वो सतह पे कितने फैले हुए हैं, इन बातों में निर्भर करेगा। जैसे मैंने बताया जहाज असली, अब आप दुकानदार से खरीदेंगे तो अगर 3 अमरूद है तो तराजू में तोलेगा ना वो, तो तराजू में एक करके तोलिए, तीनों का फर्क पता चल जाएगा आपको। तो रोज़ कर तो रहे हैं अभी, तो तीनों अलग, तीनों अमरूद अलग है, तराजू में आप रोज तोलते हैं। तो 3 जो आप कह रहे हो एक जैसे अमरूद नहीं, हाँ तीनों फल अमरूद जरूर है। इसी रिसर्च से जुड़ी कुछ तस्वीरें देखी जिनमें केले समेत ज्यादातर फल पानी में तैरते दिखे, तरबूज और अनानास जैसे भारी फल भी, लेकिन उस कुंड में बेलपत्र कैसे डूब जाते हैं। पानी का फर्क होता है, कोई चीज़ तैरेगी वो इस पर भी निर्भर करता है कि वो पानी कितना गाढ़ा है। अगर पानी में नमक पड़ा होगा, आप घर में कर सकते हैं, चम्मच लीजिए, चाय पीते हैं, चीनी डालते जाइए, वो गाढ़ा गाढ़ा होता चलेगा। ऐसे समुद्र का पानी जो है साफ नदी के पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसमें नमक होता है, तो इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। हाँ, अगर आपकी नदी गंदा नाला हो गई है तो उसमें वो तो कोई भी चीज़ तैर पाएगी, क्योंकि उतनी गाढ़ी हो जाएगी, और इतनी गाढ़ी भी हो सकती है कि आप उस पर लेट सकते हो, चल सकते हो। तो पानी कितना गाढ़ा है ये भी फैसला करता है कि कोई चीज़ उस पर तैरेगी या नहीं तैरेगी। वैसे कुंड का पानी बाढ़ की वजह से गंदा तो था, लेकिन लोगों के मुताबिक बाढ़ तो आती जाती रहती है, लेकिन कुंड का चमत्कार रोज होता है और सदियों से यही होता आ रहा है। जबकि विज्ञान के मुताबिक ये चमत्कार नहीं, बल्कि वजन, आकार और पानी के कुछ खास गुणों का मिला जुला नतीजा है। पौराणिक कहानियां विज्ञान को नहीं मानती और विज्ञान पौराणिक दावों को नहीं मानता। ये लड़ाई बरसों से जारी है। हालांकि कुछ मामलों में दोनों तरफ सहमति भी बनती है, लेकिन बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन पर तकरार अब भी जारी है। शायद ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।